हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा। स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इसलिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए, आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जनरली इस बात को पकड़ लेते हैं कि मैम इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, हमने चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, लेकिन अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए डिस्कस करने के लिए। तो चलिए मिलकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज सेशन होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। क्वार्टरली एग्जाम्स आपके अभी सामने हैं, तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सो आपका फर्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट स्लाइड, उसकी बात करें, जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, उससे आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चैप्टर्स आएंगे और इनके साथ जो जो भी पोएम्स हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, और बात करें हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर की, जिसका नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। सो अगर हम इसकी बात करें तो 2 चैप्टर्स इससे पूछे जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और ये सारा सिलेबस हमने साथ में डिस्कस किया है। ठीक है, ये चारों चैप्टर्स फर्स्ट स्लाइड के बहुत अच्छे से डिस्कस कराए गए, सारी पोएम्स, और उसके साथ साथ आपकी जो सेकंड वाली बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसके भी 2 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो चैप्टर तो डिस्कस हो चुके हैं, अब बारी आती है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने की। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स मिलके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट स्लाइड का, उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सो व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, है ना। तो क्या वो लगे कि जो लेंचो है वो लेटर क्यों लिखता है गॉड को, है ना। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। बच्चे क्या करते हैं, बस हाँ ऐसे ही कुछ है हुआ और लिख देते हैं आंसर, है ना। ऐसे नहीं होगा, एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। तो एक बार जब आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आंसर आप ऑलमोस्ट आधा आंसर तो आ जाता है कि ठीक है ऐसा कुछ था, क्योंकि स्टोरीज ही है ना, कुछ मैथ्स थोड़ी ना है कि नहीं मुझे वो याद नहीं आ रहा वो क्या फॉर्मूला यूज होता है। नो, स्टोरी है, तो स्टोरी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक बार अच्छे से क्वेश्चन हमें रीड करना है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि जो हमारा लेंचो है उसने आखिर गॉड को लेटर क्यों लिखा था, है ना। भगवान को जो पत्र लिखा था वो हमारे लेंचो ने आखिर क्यों लिखा था। दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर। देखेंगे हम, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, कि हमारा लेंचो क्या था, एक पुअर फार्मर था, एक गरीब का फार्मर था, एक गरीब किसान था हमारा लेंचो। अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ओले गिर जाते हैं और उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, सो हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। अब डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बर्बाद कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, वो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो 1-2 वर्ड मीनिंग्स ही रहेंगी जो आपको टफ लगे, तो मेक श्योर करना है कि उन वर्ड मीनिंग्स को आप ऐसे अलग से लिख दो। जैसे यहाँ पे हमने ये आंसर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ओके डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड क्या होता है, बर्बाद हो जाना, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करना, बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, हम ये बोल सकते हैं आई गेस, है ना। तो वो भी आप लिख सकते हो कि नहीं बर्बाद नहीं लिखना है तो खराब लिख लो। तो इसी तरीके से आप वर्ड मीनिंग्स लिखते जाना, कुछ ही वर्ड मीनिंग्स है, क्योंकि राइट वोकेबलरी यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आंसर डिस्कस करते हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, जो हमारा लेंचो था वो एक गरीब किसान था। अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, तो हेल स्टॉर्म ने, जो बहुत ज्यादा ओले गिरे थे, उसने उसकी फसल को पूरी तरीके से खराब कर दिया था। एंड ही नीडेड मनी टू ग्रो दैम अगेन, और उसको क्या था, पैसे की जरूरत थी। नीड मतलब क्या होता है, किसी चीज की जरूरत होना। सो ही नीडेड मनी, उसको पैसे की जरूरत थी, टू ग्रो दैम अगेन, अपनी फसल को फिर से उगाने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ही बिलीव्ड ओनली गॉड कुड हेल्प हिम इन दिस हार्ड टाइम। ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से विश्वास था, और क्या विश्वास था कि भैया भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इंसानों का तो नहीं पता, बट ही वॉज प्रिटी श्योर कि भगवान उसकी बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी हेल्प कर सकते हैं इन दिस हार्ड टाइम। ये जो उसकी हम बोलेंगे हार्ड सिचुएशन है, कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, ये उसका बुरा टाइम है एग्जैक्टली, तो इस टाइम पे भगवान ही उसकी हेल्प कर सकते हैं।
दैट्स वाई ही रोट अ लेटर आस्किंग गॉड फॉर 100 pesos, है ना। और यही एक रीजन था कि उसने लेटर लिखा किसको, गॉड को, और उसने डिमांड की कि मुझे 100 pesos की जरूरत है, ठीक है। सो जब भी आंसर लिखने की बारी होती है तो ये नहीं कि बस पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने लेटर लिखा, नहीं, आप वहां पे रीजन लिखिए कि उसकी क्रॉप खराब हो गई थी इसलिए, और उसको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, तो उसने लेटर लिखा कि आप मुझे 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं अपनी क्रॉप को फिर से ग्रो कर सकूं, ठीक है। तो एक सिंपल सा आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कुछ भी ऐसा स्टफ नहीं है, एक दो वर्ड मीनिंग्स ही है जो आपको परेशान करेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे साइड में वर्ड मीनिंग्स लिख दिए है ना, सो आप जब भी आंसर पढ़ोगे साइड में से वर्ड मीनिंग लिख लेना, तो ये रहेगा कि हाँ इस वोकैब में मुझे दिक्कत है, और फिर हम उसको साथ में सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर लिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि लेंचो ने लेटर क्यों लिखा गॉड को। तो हमने रीजन मेंशन किया कि जो हमारा लेंचो है उसकी फसल खराब हो गई थी हेलस्टॉर्म की वजह से, और उसको पूरा भरोसा था कि इस टाइम पे जब वो बहुत ज्यादा परेशान है तो बस भगवान उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसने लेटर लिखा भगवान को, डिमांड की कि मुझे 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं अपनी फसल को फिर से उगा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेम चैप्टर से है हमारे फर्स्ट फ्लाइट के, लेटर टू गॉड से। व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर गेटिंग सम मनी, व्हाई वाज ही एंग्री, ठीक है। सो पैसे मिलने के बाद हमारे लेंचो ने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर गेटिंग सम मनी, कि जैसे ही हमारे लेंचो को पैसे मिल गए उसके बाद लेंचो ने क्या किया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाई वाज ही एंग्री, वो गुस्से में क्यों था, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। तो वो गुस्से में क्यों था, और पैसे मिलने के बाद हमारे लेंचो ने क्या किया, ठीक है। सो हम देखेंगे आंसर क्या है कि लेंचो गॉट सम मनी बट लेस देन ही आस्क्ड फॉर, ठीक है, कि पैसे तो मिल गए, कुछ पैसे तो हमारे लेंचो को मिल गए, ठीक है। क्या लिखा है कि लेंचो गॉट सम मनी बट लेस देन ही आस्क्ड फॉर, क्या लेस, कम मिले हैं, ठीक है। जितने उसने डिमांड की थी कि 100 pesos चाहिए, बट 100 pesos नहीं मिले, कितने मिले, उससे कम मिले, ठीक है। So Lencho got some money, but less than he asked for. He thought people working in the post office had stolen the rest, है ना। तो उसके मन में ऐसे थॉट लगता है, उसको ऐसे विचार आता है, क्या विचार आता है कि पैसे तो भगवान पूरे देंगे, भगवान के पास कौन सी पैसे की कमी है, मैंने 100 pesos डिमांड किए थे और भगवान के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, तो भगवान मुझे कम पैसे भेजें। सो उसको ऐसा लगता है, उसके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, इन्होंने मेरा पैसा चुराया होगा, फॉर श्योर यही लोग चोर है, ठीक है। सो इस तरीके से उसके माइंड में एक थॉट आता है। तो ही थॉट पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, उसके माइंड में ये विचार आता है कि पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, हैड स्टोलन द रेस्ट, है ना। स्टोल मतलब स्टील मतलब होता है चुराना, ठीक है, किसी चीज की चोरी करना। तो उसको ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं ना, उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए, भगवान ने जो भी पैसे भेजे थे तो पूरे पैसे मेरे पास नहीं आए, तो बाकी जो पैसे रह गए ना वो इन लोगों ने चुरा लिए, पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनने चुरा लिए। ही वॉज एंग्री विद दैम। तो इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, किस पे गुस्सा आता है, पोस्ट ऑफिस के लोगों पे, कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे, तो उन पे उसको गुस्सा आता है। नॉट विद गॉड एंड wrote another letter saying not to send money through the post office again, ठीक है। सो क्या होता है कि भगवान पे उसको गुस्सा नहीं आता, उसको किस पे गुस्सा आता है, लोगों पे गुस्सा आता है। एंड वो एक लेटर फिर से लिखता है भगवान को कि देखो वो जो मेरे बाकी वाले पैसे हैं ना वो फिर से भेज दीजिए, मुझे नीड है, और आप एक काम करना, ये पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि ये लोग ना चोरी कर लेते हैं। तो वो लिखता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब ये जो एम्प्लॉयज का ग्रुप है ना, ये चोरी करने वाले लोग हैं, पैसे ऐंठने वाले लोग हैं, इस तरीके से हमारे लेंचो को लगता है, ठीक है। सो हमने बहुत अच्छे से इसका आंसर डिस्कस किया। हमारा क्वेश्चन था कि हमारा जो लेंचो था उसने पैसे मिलने के बाद क्या किया, ठीक है। जैसे उसको पैसे मिले उसके बाद हमारे लेंचो ने क्या किया और वो गुस्से में क्यों था। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि जब उसको पैसे मिले ना, तो जो पैसे थे वो कम थे, जितने पैसे की उसने डिमांड की थी, उसने 100 pesos की डिमांड की थी और उसको कितने मिले थे, अप्रॉक्स 70 pesos मिले थे। तो उसको लगता है कि पैसे कम कैसे आए, है ना, मैंने तो 100 pesos की डिमांड की थी। फिर उसको लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने चुरा लिए होंगे, तो वो फिर से गॉड को लेटर लिखता है कि मेरे ना जो बाकी हुए पैसे हैं ना वो भी भेज दीजिए, और आप एक काम करना कि पोस्ट ऑफिस से वो पैसे मत भेजना क्योंकि ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स है, ये लोग पैसे चुरा लेते हैं, ठीक है। हमने इसका आंसर डिस्कस किया। आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये पहला वाला क्वेश्चन है आपका और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। ये नहीं कि आप क्या करो कि बस इसका आंसर लिख दो, अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बस आंसर लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स मिलेगा क्योंकि दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना कि एंग्री क्यों था, ही वॉज एंग्री विद देम नॉट विद गॉड, वो
लोगों से एंग्री था, भगवान से नहीं था, और रीजन भी हमने उसका मेंशन किया। हमने पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिया, सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिया। और सेम आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर वहां पे लिखने हैं, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, है ना, ये भी लेटर टू गॉड से है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड से ही है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी टीचेस अस टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ओके, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि हमारी ये जो स्टोरी है उसका क्या संदेश था, एग्जैक्टली क्या हमें यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी बात चल रही है कि क्या मैसेज हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, द स्टोरी टीचेस अस टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, है ना। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी हमने पढ़ी, जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसमें क्या है कि हमारे जो राइटर है वो ये बताना चाहते हैं कि कितना ज्यादा फेथ किसी पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंचो है उसका बहुत ज्यादा फेथ है, किस पे है? गॉड पे है। ठीक है, सो द स्टोरी टीचेस अस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। तो ये जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि हमें भगवान पे स्ट्रॉन्ग फेथ रखना चाहिए। ओके, क्योंकि इंसानों पे तो नहीं रख सकते ऑफ कोर्स, लेकिन हम भगवान पे रख सकते हैं। तो कैसा रखना चाहिए? एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ रखना चाहिए। नेक्स्ट, it also shows how people sometimes don't trust others even when they don't want to help, है ना। तो ये बताता है, ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि how people sometimes don't trust others, कि मतलब कैसे हम लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते even when they want to help, है ना। जैसे इस स्टोरी में क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज हमारे लेंचो की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इतना ज्यादा हमारे लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे वो टूटे ना। तो बहुत ज्यादा उसके हम बोलेंगे फेथ से बहुत ज्यादा इस तरीके से मूव हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो एक तरह से हम देखेंगे कि थोड़ी सी आयरनिकल सिचुएशन है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो हमारे लेंचो की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन लेंचो को ऐसा लगता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मेरे पैसे यहाँ पे चुरा लिए। ठीक है, तो इस बारे में भी बताया गया है क्या कि इट ऑल्सो शोज, ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी दिखाती है यहाँ पे, हाउ पीपल समटाइम्स डोंट ट्रस्ट अदर्स इवन when they want to help, कि कैसे लोग एक दूसरे लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते भले ही दूसरे लोग उनकी मदद करना चाहते हो। जैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हमारे लंचों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लंचों को लगता है कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। ओके, नेक्स्ट, वी शुड बिलीव इन बोथ गॉड एंड ह्यूमन काइंडनेस, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे है कि देखो हमें विश्वास करना चाहिए, हमें मतलब इंसान की बात करें और भगवान की बात करें, तो भगवान की दया पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान बहुत ज्यादा दयालु हैं, और इंसानों की दया पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि इंसान भी बहुत दयालु है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बहुत खराब होता नहीं है ना, सब में सारे गुण होते हैं, है ना। सो मेक श्योर हमें ये करना है कि हम अगर अच्छे बन के रहेंगे तो शायद सामने वाला भी अच्छा बन के रखे। तो हमें ह्यूमन काइंडनेस पे भी विश्वास बना के रखना चाहिए कि हाँ अच्छे लोग होते हैं और लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें यहाँ देखने को मिला इस चैप्टर में। पहला मैसेज ये है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बिलीव हमें रखना चाहिए, मतलब जो भी विश्वास है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। और दूसरा कि ये केस हो गया है जनरली कि हम इंसानों पर विश्वास नहीं कर पाते भले ही इंसान हमारी मदद करना चाहते हो। तो हमें ऐसा माइंड में रखना चाहिए कि नहीं, अभी काइंडनेस जिंदा है, अभी इंसानियत जिंदा है, तो हमें इंसानों की दयालुता पे भी विश्वास रखना चाहिए, भगवान की, दोनों बात है ना। तो ह्यूमन काइंडनेस पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए और गॉड काइंडनेस पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है हमारी पोम से, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, टेस्ट ऑफ स्नो उसका क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ डिड नेचर चेंज द पोइट्स मूड, है ना। सो जो पोएम है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किस पे बेस्ड है? नेचर पे बेस्ड है, कि कैसे नेचर की वजह से हमारे जो पोएट हैं उनका मूड पूरी तरीके से बदल जाता है, उनका दिन बहुत ज्यादा खराब जा रहा होता है और वो सोचते हैं कि ठीक है ऐसे ग्लूमी सा डे है ना, और बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हाँ कुछ सडन चेंज हुआ नेचर की वजह से और उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया, है ना। एक पेड़ के नीचे से निकलते हैं और कुछ स्नो उनके ऊपर आके गिरती है और उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है। देखते हैं आंसर, हाउ डिड नेचर चेंज द पोइट्स मूड। सो जो हमारे पोइट का मूड है वो कैसे चेंज किया, बदला किसने? नेचर ने। ठीक है, नेक्स्ट, द पोइट वॉज फीलिंग सैड। तो जो हमारे पोइट थे वो कैसा फील कर रहे थे? फील मतलब होता है महसूस करना। सो बहुत ज्यादा सैड
फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे दुखी फील कर रहे थे। Then some snow from crow's wings fell on him। तो क्या होता है कि वो एक पेड़ के नीचे से निकलते हैं, जैसे हम बोलेंगे एक पेड़ है, नहीं ऐसा पेड़ नहीं बनाते हैं, रुको जरा, डाली वाला पेड़ बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लेना ये पेड़ है ना, और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, ये चिड़िया है, ओके, और यहाँ से हमारे पोएट जा रहे हैं, ये पोएट जा रहे हैं, ठीक है, हाँ ओके, ये पेड़ ही है, नहीं सही लग रहा, ठीक है यार कंसीडर कर लेते हैं, ओके, कि एक पेड़ है और पेड़ की किसी डाल पे एक चिड़िया बैठी हुई है ना, क्रो बैठा हुआ है, ये क्या है, क्रो है ना। तो मेरी ड्राइंग को मत देखना, मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती। तो पेड़ की एक डाल पे हमारा क्रो बैठा हुआ है और जो हमारे पोएट हैं वो वहां से नीचे से निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इस पे से जो हमारा क्रो है वो क्या करता है, अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करता है ना, और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्नो उस पेड़ पे से नीचे गिर जाती है ना, ऐसे कुछ स्नो इनके ऊपर आके गिर जाती है और इसकी वजह से इनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है क्या, कि देन सम snow from a crow's wings fell on him। This small event made him feel happy and changed his bad mood। कि क्या होता है कि जो हमारे पोएट रहते हैं वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, ठीक है, घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे एक पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो उस पर क्रो बैठा होता है, एक कौवा बैठा होता है, तो कौवा क्या करता है, अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाता है थोड़ा सा, ठीक है। सो जिस तरीके से भी फड़फड़ाता होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेड़ पे से थोड़ी सी स्नो इनके ऊपर आके गिर जाती है, ठीक है, और वो स्नो आती है तो इनको ऐसा रिफ्रेशिंग टाइप का लगता है और इनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो यही हमारा आंसर है कि द पोएट वॉज फीलिंग सैड, हमारे जो पोएट थे वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे। देन सम स्नो फ्रॉम अ क्रोज विंग्स फेल ऑन हिम, ठीक है, क्या होता है कि कुछ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है, वो भी कहाँ से, जो हमारा क्रो है उसके विंग से, फेल ऑन हिम उनके ऊपर आके गिर जाती है। दिस स्मॉल इवेंट मेड हिम फील हैप्पी। ये छोटी सी जो घटना रहती है वो उनको बहुत ज्यादा हैप्पी फील कराती है एंड चेंज हिज बैड मूड, और उनका जो मूड खराब रहता है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट, वॉट डू फायर एंड आइज मीन इन द पोएम, ठीक है, तो ये जनरली पूछा ही जाता है। हमारी जो पोएम थी एक और फायर एंड आइज, और बहुत अच्छी पोएम थी क्योंकि हर एक पोएम इतना अच्छा लेसन हमें देके जाती है ना कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। सो देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू फायर एंड आइज मीन इन द पोएम, है ना, कि फायर एंड आइज से क्या मतलब है, हमारे जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं, फायर और आइज से उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे, फायर मीन्स डिजायर और पैशन, ठीक है। फायर का क्या मतलब है, फायर किस चीज के लिए यहाँ पे है, फायर हमारी डिजायर और पैशन को बता रही है कि लोगों की जो डिजायर्स हैं, है ना, और लोगों के जो पैशन है उसके बारे में बात कर रही है हमारी फायर। एंड आइज मीन्स हेट और कोल्डनेस, और आइज का क्या मतलब है, हेट, हेट मतलब क्या होती है, नफरत, और कोल्डनेस मतलब किसी भी चीज से फर्क ही ना पड़ना। कोल्डनेस ये होता है कि बोलते हैं ना कोल्ड हार्टेड पीपल है, मतलब इनको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। और ये होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम बोलेंगे हम समय में आगे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीजों से, ठीक है। सो बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ दे बिकम टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो फायर एंड आइस से क्या मतलब है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फायर जो है वो हमारी किस चीज को डिनोट कर रही है, वो बता रही है हमारी डिजायर्स को, कि जो हमारी इच्छाएं है ना वो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। सो हमारे जो पोएट है उनका कहना है कि भैया ये जो आपकी इच्छाएं है ना और आप जो नफरत करते हो ना, ये दोनों चीजें दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं, ठीक है। तो दो ही चीजों की बात हुई है, और हमारे पोएम का टाइटल भी है, फायर का मतलब है डिजायर से, याद रखना, इसको बार बार लिख लेना है, ठीक है, और आइज का मतलब है आपकी हेट से। सो वो बोल रहे हैं कि देखो ये फायर और आइज यही दो चीजें हैं, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई ना तो ये वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। सो फायर मीन्स डिजायर और पैशन एंड आइज मीन्स हेट और कोल्डनेस, बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना, दोनों ही चीजें जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा दुनिया है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं इफ दे बिकम टू स्ट्रांग, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिजायर्स खत्म ही नहीं होती, अब इतना चाहिए हमें हर एक चीज को कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी ले लेना है वो भी ले लेना है, हम ये सोचते ही नहीं कि क्या हमें इसकी वाकई जरूरत है, हम बस परचेज करते जाते हैं चीजों को। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि गैप कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कि कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ मतलब देखें कि डिजायर्स इतनी बढ़ती जा रही हैं, जिन लोगों के पास पैसे हैं कि कुछ एंड ही नहीं है उनका। सो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो डिजायर्स हैं और हेट है,
किसी चीज़ से नफरत होना, ये दोनों चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये पूरे वर्ल्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी। सॉरी। सो यही एक मैसेज भी है हमारी पोएम का काइंड ऑफ, कि ये चीज़ें हमारे वर्ल्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती हैं, और यही हमारा टाइटल भी है, ठीक है। सो इस आंसर को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली यही रहेगा कि यही मेन मैसेज है हमारी पोएम का, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएम्स मेन आइडिया, ठीक है। उसकी बात चल रही है हमारी, फायर एंड आइस की बात चल रही है। सो उसके मेन आइडिया को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या मेन आइडिया है हमारी पोएम का। द पोएम सेज स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, सो वी शुड कंट्रोल आवर फीलिंग्स, है ना। इतनी सी बात, देखो एक लाइन हमने और ऐड की कि हमें अपनी फीलिंग्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फीलिंग से ये मतलब है कि अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके रखो, जितना ज़रूरी है चीज़ें उतना ही खरीदो। ये नहीं कि बस हम ये सोच ही नहीं रहे, हम डिजायर्स के पीछे भागते जा रहे हैं कि हाँ आज हमें ये चाहिए। और बहुत सिंपल सी बात है, पहले साइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर उसके बाद में और अच्छी कार चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो नो एंडिंग, है ना। यहाँ पे कोई भी एंडिंग नहीं डिजायर्स की। तो वही मेन आइडिया है। द पोएम सेज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, है ना। दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं? एक तो डिजायर हो गई हमारी, और एक हेट हो गई। तो डिजायर हमारी बता रही है फायर को, और हेट बताया जा रहा है आइस से, ठीक है। सो बोलते हैं ये जो फायर और आइस है, जो डिजायर और हेट है, कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। बोलते हैं ये बिल्कुल हमें बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। एंड सो वी शुड कंट्रोल आवर फीलिंग्स, हमें अपनी फीलिंग्स को, मतलब डिजायर्स की बात की जा रही है और हेट की बात की जा रही है, ठीक है, कि अपनी हेट को, हमारी डिजायर्स को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो ये डिस्ट्रक्शन कर देंगे हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। सो एग्जैक्टली सेम ही है दोनों आंसर्स, ये वाले भी, कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ओके फायर किस चीज को डिनोट करती है, तो फायर का मतलब है डिजायर से, और आइस का मतलब है कोल्डनेस से, हेट से, और बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ दे बिकम टू स्ट्रॉन्ग। सो एग्जैक्टली सेम ही है हमारे दोनों आंसर्स। नेक्स्ट हमारा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से, और इसमें हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी। एक तो हमने सीगल की पढ़ी थी, ठीक है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड हमने पढ़ी थी ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। सो ये हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट से ये क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा फर्स्ट फ्लाइट से होने वाला है। So why was the young seagull scared of flying? ठीक है, यहाँ पे बात चली हमारे सीगल की। एक छोटा सा पक्षी रहता है, उसका नाम है सीगल। जनरली ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो उसकी बात चल रही है कि why was the young seagull scared of flying, कि जो छोटा सा जो सीगल था उसको बहुत ज्यादा डर क्यों लगता था उड़ने में, है ना। तो वो बोलते हैं ना कि जब भी कोई भी काम पहली बार करने जाओ तो हमेशा से डर लगता है। तो सेम केस इनके साथ है कि इनकी पहली उड़ान है, ये पहली बार आसमान को नापने के लिए निकले हैं। तो इनको क्या लग रहा है, अपने आप से थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, मेरे तो पंख बहुत ज्यादा छोटे हैं। और हमारे साथ भी ये होता है कि हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन से इतने ज्यादा हम बोलते हैं प्यार करने लगते हैं कि हमें बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है नहीं मुझसे नहीं होगा। तो सेम इनके साथ है कि ये छोटे से हैं और अभी इनने उड़ना सीखा नहीं है। सो बोला गया है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द यंग सीगल स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग, कि जो छोटा सा जो पक्षी था वो भयभीत क्यों था, उसको डर क्यों लग रहा था उड़ने से, ठीक है। So the seagull was scared his wings would not carry him and he would fall into the sea, ठीक है। तो सीगल को ऐसा लगता था कि भैया ये जो मेरे विंग्स हैं, ये जो मेरे पंख है ना, वो मेरा साथ नहीं देने वाले, ठीक है। उनको क्या लगता है कि ये तो मेरा साथ नहीं देने वाले और मैं जाके समुद्र में गिर जाऊंगा, तो मैं तो बिल्कुल नहीं उड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पंख है ना, ये मेरा साथ नहीं देंगे, और पंख साथ नहीं देंगे तो ये उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, ये समुद्र में जाके गिर जाएंगे, ठीक है। सो जो हमारे सीगल थे उनको क्या लगता था, द यंग सीगल वॉज स्कैर्ड ऑफ हिज विंग्स, कि उनको अपने विंग्स पे, अपने पंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, ठीक है। एंड तो उनको क्या लगता है कि वुड नॉट कैरी हिम, कि जो ये जो विंग्स है ना, ये मुझे अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, छोटे छोटे विंग्स हैं तो मुझे कैसे संभालेंगे, ऐसा उनको लगता है। एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, कि वो जाके कहाँ पे गिर जाएंगे, अपने समुद्र में गिर जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट, हिज फैमिली इनकरेज्ड हिम, उनकी जो फैमिली है उनको क्या करती है, सराहना देती है कि देखो उड़ो, जरूरी है, खाना कैसे खाओगे, उड़ोगे तो नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते पढ़ो, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा, कैसे
आगे का सब कुछ मैनेज होगा। तो इसी तरीके से इनके पेरेंट्स इनको इनकरेज करते हैं एंड हंगर मेड हिम फाइनली ट्राई। और फिर क्या करते हैं इनके पेरेंट्स, बोलते हैं कि तुम नहीं उड़ना चाहते ना, चलो हम तुम्हें खाना नहीं ला के देंगे, अब तुम अपने हिसाब से अपना खाना मैनेज करो। अब उड़ेंगे नहीं तो खाना कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे। तो पेरेंट्स इनको 1-2 दिन के लिए ऐसे भूखा छोड़ देते हैं और फाइनली भूख के कारण ये अपने पंखों की हेल्प से फाइनली उड़ पाते हैं और बहुत ज़्यादा हंग्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं और उसकी वजह से ये फाइनली उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड हंगर मेड हिम फाइनली ट्राई। हंगर मतलब क्या होता है, भूख। ठीक है, सो हंगर मेड हिम फाइनली ट्राई, कि उनकी जो भूख रहती है ना, वही उनको उड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, काइंड ऑफ पुश करती है कि नहीं तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें उड़ना पड़ेगा, अगर उड़ोगे नहीं तो कैसे खाना खाओगे, इस तरीके से। एंड ही फ्लू एंड फेल्ट हैप्पी। सो फाइनली वो अपनी उड़ान भरते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ मैं उड़ गया, है ना। तो जैसे हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते थे, हमें क्या लगता है कि हाँ मैंने कर लिया, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है उस चीज़ का, कि पहले हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और जब हम फाइनली उस चीज़ को कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके हमने कर लिया, वी मेड इट। सो ऐसे ही केस इनके साथ रहता है कि इनको लगता है कि इनके विंग्स हैं वो इनको हेल्प नहीं कर पाएंगे उड़ने में, लेकिन इनके पेरेंट्स इनको इनकरेज करते हैं और उनको भूखा छोड़ देते हैं। फाइनली इतने ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं, इतने ज़्यादा भूखे हो जाते हैं ये, कि ये डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं उड़ूंगा, और बहुत सक्सेसफुली ये फ्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आंसर डिस्कस किया। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन। उससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन, कि ब्लैक एरोप्लेन में पायलट को क्या होता है। ठीक है, सो द पायलट फेस ट्रबल फ्लाइंग इन बैड वेदर, कि पायलट तो भैया सही रहता है, लेकिन क्या होता है कि वेदर वहाँ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, एकदम काले बादलों के बीच में हमारे जो पायलट हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, सो द पायलट फेस ट्रबल, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है, कैसे, फ्लाइंग इन बैड वेदर, कि वो अच्छे से अपना एरोप्लेन उड़ा नहीं पाते, क्योंकि वेदर जो रहता है, मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी। Okay, so the pilot faced trouble flying in bad weather. A mysterious black aeroplane appeared and helped him reach safe, reach safely. Safely आएगा. Reach safely. Later he learned no other plane was in the sky that night. ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो पायलट हैं वो फ्लाई करते हैं अपनी, है ना, और क्या होता है कि खराब मौसम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, कि वो बहुत अच्छे से अपनी फ्लाइट को, उनको समझ नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, बट उसी खराब मौसम में क्या होता है कि जब वो बादलों के बीच फंसे होते हैं तो एक ब्लैक एरोप्लेन आके उनकी हेल्प करता है, और फाइनली उनको बाद में जाके जब वो लैंड करते हैं तो उनको पता चलता है, कंट्रोल रूम में जाके जब वो पता करते हैं कि अच्छा कौन था वो एक और एरोप्लेन, तो वो बोलते हैं नहीं कोई और नहीं था, आपका ही बस एरोप्लेन उस रडार में था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। द पायलट फेस ट्रबल फ्लाइंग इन वेट वेदर, कि हमारा जो पायलट है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है अपने फ्लाइट को आगे बढ़ाने में, अपने एरोप्लेन को फ्लाई करने में, क्योंकि वेदर कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा बैड रहता है। मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन अपीयर्ड, है ना, तो एक मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन क्यों बोला गया, क्योंकि कोई भी एरोप्लेन ब्लैक नहीं होता है, ठीक है, व्हाइट ही होता है, तो एक ब्लैक एरोप्लेन उनको दिखाई देता है, इसलिए बोला गया मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता बाद में भी। तो मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन अपीयर्ड एंड हेल्प हिम रीच सेफली। ठीक है, तो एक ब्लैक एरोप्लेन उनको अपीयर होता है, उस हम बोलते हैं जब वो बादलों के बीच में फंसे होते हैं, और उनकी मदद करता है कि सेफली वो लैंड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर ही लर्न नो अदर प्लेन वॉज इन द स्काई दैट नाइट, तो बाद में उनको पता चलता है कि कोई दूसरा प्लेन उस टाइम पे रडार पे था ही नहीं। तो इस बात से हमारे जो पायलट रहते हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि मुझे तो इतनी परेशानी आ रही थी कि मैं तो अपना एरोप्लेन उड़ा ही नहीं पा रहा था उस वेट वेदर में, लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी हेल्प की और उसने मुझे डायरेक्शंस बताए, तो फाइनली मैं लैंड कर पाया। और जब जाते हैं रिसेप्शन वगैरह पे पूछते हैं कि अच्छा वो एक और एरोप्लेन कौन था, तो बोलते हैं नहीं कोई और एरोप्लेन था ही नहीं रडार पे। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड मिसेस पंफ्रे स्पॉइल ट्रिकी। ठीक है, सो ये हमारा
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, सप्लीमेंट्री रीडर से हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है कि हाउ डिड मिसेस पंफ्री स्पॉइल ट्रिकी, कि हमारी जो मिसेस पंफ्री रहती हैं, हमारी ट्रिकी की जो ऑनर रहती है, ट्रिकी जो हमारा डॉग है उसकी ओनर रहती है, वो उसको कैसे स्पॉइल करती है, मतलब इतना ज़्यादा खाना उसको खिलाती हैं उसकी डाइट को कंसिडर ना करते हुए कि नहीं नहीं उसको पसंद है, उसको पसंद है, कि वो बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं बीमार हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिसेस पंफ्री लव्ड हर डॉग सो मच, वो अपने डॉग से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। सो मिसेस पंफ्री लव्ड हर डॉग सो मच दैट शी फैड हिम टू मच रिच फूड एंड स्वीट्स, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं रिच फूड उसको खिलाती थी और बहुत ज़्यादा स्वीट्स खिलाती थी, कि उसको केक पसंद है तो केक खिला दिया, उसको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खिला दी, जो जो भी पसंद है उसको सब खिलाती रहती थी, ठीक है। दिस मेड ट्रिकी वेरी फैट एंड सिक, और यही जो इतना सारा उन्होंने खिलाया उसको ओवर फैट कर दिया अल्टीमेटली हम बोलेंगे। तो ओवर फैट करने की वजह से क्या होता है कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है। सो मिसेस पंफ्री को इतना ज़्यादा प्यार आता था अपने कुत्ते पे ठीक है, कुत्ता नहीं बोल रही हूँ मैं, उसका नेम क्या है ट्रिकी, लेकिन है तो कुत्ता ही ना, तो कुत्ता ही बोलेंगे, ठीक है। सो अपने कुत्ते पे उनको इतना ज़्यादा प्यार आता था कि उसको बहुत ज़्यादा स्वीट्स खिलाती थी, उसको जो भी रिच फूड है वो सब खिलाती थी, उसकी वजह से क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और वो बीमार हो गया था, ठीक है। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट, हाउ वाज ट्रिकी क्योर्ड, कि भैया हमारा जो ट्रिकी है वो कैसे ठीक हुआ अल्टीमेटली। हमने स्टोरी पढ़ी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकेशंस, किसी भी प्रकार की सर्जरी हमारी ट्रिकी की नहीं की जाती, बस उसको कुछ दिन खाना नहीं दिया जाता, 1-2 दिन, और फिर उसको जो भी डॉग्स वहाँ पे हैं उनके साथ में भी जो उनको खिलाया जाता है उसी प्रकार से उसको रखा जाता है, फाइनली कि एक नॉर्मल डाइट की वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, ठीक है। सो हाउ वॉज ट्रिकी क्योर्ड, सो डॉक्टर हैरियट, आपको याद रखना है, ठीक है। 3 ही कैरेक्टर थे हमारी पूरी स्टोरी में, एक मिसेस पंफ्री जो हमारी डॉग की ऑनर रहती, ट्रिकी की, ट्रिकी जो हमारा डॉग रहता है, और एक हमारे डॉक्टर हैरियट रहते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर हैरियट पुट ट्रिकी ऑन अ हेल्दी डाइट एंड मेड हिम एक्सरसाइज, ठीक है, कि हेल्दी डाइट पे रख दिया, मतलब जो बाकी डॉग्स को खिलाया जा रहा है ना थोड़ा बहुत वही तुम्हें खिलाया जाएगा, ठीक है। और जैसे वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो बोलते हैं उसी तरीके से तुम भी खेलोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी मिसेस पंफ्री उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी पर बिल्कुल भी एक्सरसाइज उसकी नहीं हो पाती थी, बट यहाँ पे वो बाकी डॉग्स के साथ रहेगा, एक हेल्दी डाइट उसको मिलेगी, एक्सरसाइज करेगा। सो हमारे डॉक्टर हैरियट ने क्या किया था कि उसको एक हेल्दी डाइट पे रख दिया था और मेड हिम एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज कराई, ट्रिकी बिकेम हेल्दी एंड हैप्पी अगेन। सो इससे हमारा जो ट्रिकी है वो पूरी तरीके से हेल्दी हो गया और फिर से हैप्पी हो गया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, बहुत ज़्यादा सिक हो गया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे उसको एक हेल्दी डाइट दी गई, उसकी एक्सरसाइज करवाई गई और उसकी वजह से जो हमारा ट्रिकी रहता है वो क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है और फिर से हैप्पी हो जाता है, ठीक है। ये हमने इसका आंसर डिस्कस किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेसन ऑफ द थीफ स्टोरी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमें पता चला गया, इस स्टोरी से पता चला कि हाँ इंसानियत तो होती है, और हम बोलते हैं कि किसी की काइंडनेस से लोग बदल भी जाते हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, आपके इंटेंशन सही है ना, तो हो सकता है कि सामने वाला भी आपके साथ बदल जाए, भले ही कितना ही खराब हो। सो हम बोलेंगे कि बोलते हैं ना कि गुडनेस अभी भी लाई करती है ना, गुडनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो उसकी बात यहाँ पे चल रही है। सो व्हाट इज द लेसन ऑफ द थीफ स्टोरी, है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ये हमारा है थीफ स्टोरी, सेकंड वाले चैप्टर। द स्टोरी शोज दैट ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन चेंज अ बैड पर्सन, ठीक है। सो क्या बोला गया है कि ट्रस्ट एंड काइंडनेस, विश्वास और दया, ये दोनों चीजें, क्या बोला गया है, एक तो ट्रस्ट बोला गया है और दूसरा बोला गया है काइंडनेस। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इट नॉट जस्ट फॉर स्टोरी, है ना, कि स्टोरी में ऐसा हुआ है, मतलब ये सारे लेसन हमें इसीलिए सिखाए जा रहे हैं ना कि हम भी इससे कुछ सीखें। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो विश्वास और दया किसी भी बुरे इंसान को बदल सकती है, तो आपको भी ये बात याद रखनी है कि विश्वास बना के रखना है ना, काइंडनेस रखनी है थोड़ी सी दिल में, कि हो सकता है कि हमारी वजह से भी कोई बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। द स्टोरी शोज दैट ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन चेंज अ बैड पर्सन, की ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, कौन सी स्टोरी, द थीफ स्टोरी, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है द थीफ स्टोरी हमें ये बताती है कि ट्रस्ट और काइंडनेस की जो विश्वास रहता है और दया रहती है वो क्या कर सकती है, कैन चेंज अ बैड पर्सन, किसी भी बुरे इंसान को बदल सकती है। वैसे बुरा कोई भी नहीं होता, बोलते हैं ना कि हालात बुरे होते हैं, ठीक है, लेकिन हालात के अकॉर्डिंग भी आप क्या चूज कर रहे हो, वो चीज आपको अच्छा या बुरा बनाती है, कि हालत कितनी ही खराब हो लेकिन आप ये रखो कि ठीक है हालात खराब है, मैं इंसान अच्छा बन के रहूंगा,
तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन हालात खराब है तो मैं भी खराब हो जाऊंगा, तो ये भी आपकी चॉइस है। तो वो वाली बात चल रही है कि देखो किसी पे भी आप ट्रस्ट करोगे, उस पर दया दिखाओगे, तो हो सकता है कि वो इंसान भी बदल जाए, खराब इंसान बदल जाए। हरी द थीप चेंजेस बिकॉज अनिल ट्रस्ट हिम एंड ट्रीट्स हिम वेल। तो जो हरी रहता है हमारा, वो थीप रहता है, वो चोर रहता है इस स्टोरी में, और वो बदल जाता है बिकॉज अनिल ट्रस्ट हिम एंड ट्रीट्स हिम वेल, क्योंकि जो अनिल रहता है हमारा, वो उस पर विश्वास करता है हरी पे, और बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता है। इसकी वजह से हमारा हरी डिसाइड करता है कि क्यों ना, इतना ज़्यादा विश्वास इस इंसान ने मुझ पे किया है, इतना ज़्यादा इसने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, तो मैं अब बदल जाता हूँ। सो एक बहुत अच्छा मैसेज हमें एक स्टोरी से मिलता है कि देखो अच्छी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, और अगर आप अच्छा करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा दे जाओ। बोलते हैं ना कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। सो ये सब चीज़ें ही तो बेहतर बनाएंगी कि हमारी वजह से एक इंसान अच्छा बन गया, तो वो किसी और को भी अच्छा बनाएगा, काइंडनेस स्प्रेड होती है ना। सो ये मैसेज हमें यहाँ पे मिला है, द स्टोरी शोज दैट ट्रस्ट एंड काइंडनेस चेंज अ बैड पर्सन, कि भैया ये जो काइंडनेस रहती है, ट्रस्ट रहती है, वो किसी भी बुरे इंसान को बदल सकती है। और फिर स्टोरी में ये हुआ कि हरी जो रहता है हमारा चोर, वो बदल जाता है क्योंकि अनिल क्या करता है, अनिल उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड अनिल रिएक्ट व्हेन हरी ट्राइड टू स्टील। ठीक है, तो अनिल कैसे रिएक्ट करता है, अनिल के अल्टीमेटली रिएक्शन कैसे होते हैं जब हमारे हरी चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो हाउ डिड अनिल रिएक्ट व्हेन हरी ट्राइड टू स्टील। स्टील मतलब क्या होता है, चुराना, चोरी करना। सो अनिल डिडंट गेट एंग्री। ठीक है, तो हमारा अनिल है ना, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। मतलब ऑफकोर्स क्या होता है कि ये जाता है पैसे लेके, बारिश में भीग जाता है तो पैसे भी भीग जाते हैं, लेकिन आके रात में हमारा जो हरी है वो पैसे वहीं के वहीं रख देता है, पैसे गीले हो जाते हैं। अब सुबह अनिल देखता होगा तो अनिल को लगता है कि हाँ पैसे तो गीले हैं, तो पता तो चल ही गया होगा कि हाँ पैसे चुराने की कोशिश की गई है। लेकिन जो हमारा अनिल है ना, उस बात पे बिल्कुल भी एंग्री नहीं होता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। सो अनिल डिडंट गेट एंग्री, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। ही अंडरस्टूड हरीज सिचुएशन एंड गेव हिम अ चांस टू चेंज, है ना। वो हरी की सिचुएशन को समझता है और एक चांस भी देता है बदलने का। क्यों? क्योंकि देखो वो क्या करता है कि उसमें से एक 50 रुपए का नोट लेता है, वो हरी को दे देता है कि लो ये तुम्हारे 50 रुपए, ये तुम्हारी सैलरी है, और अब से हर मंथ तुम्हें सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो बोलता है कि हाँ 1 महीने से ये मेरे यहाँ पे काम कर रहा है और मैंने इसको कोई भी सैलरी नहीं दी है। सो वो डिसाइड करता है कि मैं इसको सैलरी दूंगा, तो शायद इसको लगे कि हाँ मेरा ध्यान रखा जा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर ये चुराने की कोशिश ना करे। ठीक है, सो वो उसकी कंडीशन को समझता है और एक और चांस देता है उसको बदलने के लिए। नेक्स्ट, अब ये है हमारी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से ये जो क्वेश्चन है। सो व्हाई डिड एनी वांट टू कीप अ डायरी, कि जो हमारी एन थी एग्जैक्टली वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। और एग्जैक्टली पूरा चैप्टर ही इसी पे है कि हमारी जो एन है उसने एक डायरी रखी, और डायरी का एक पर्पस था जिसकी वजह से उसने अपनी डायरी रखी थी। वो डायरी में दुनिया भर की चीजें लिखती थी, मतलब खुद से रिलेटेड, कि उनकी छोटी सी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, सो व्हाई डिड एन वांट टू कीप अ डायरी, कि हमारी जो एन थी वो अपने साथ में डायरी क्यों रखना चाहती थी एग्जैक्टली, मतलब डायरी लिखना उन्होंने क्यों ही स्टार्ट किया। सन फेल्ट लोनली एंड डिड नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड्स टू शेयर हर फीलिंग्स। तो जो हमारी एन थी वो क्या थी, उनको बहुत ज्यादा अकेला लगता था। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था जिससे वो सारी बातें कह सके। मतलब पेरेंट्स रहते हैं ऑफकोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्रेंडशिप जैसी चीज इस दुनिया में बनाई गई तो कोई पर्पस तो होगा ना। जैसे पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स आप चूज खुद नहीं कर सकते, है ना। पेरेंट्स आप खुद चूज कर सकते हो क्या कि ये मेरी मम्मी होंगी, ये मेरे पापा होंगे, नो, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप खुद चूज करते हो, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है हम बोले। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो एन है ना, उनको बहुत ज्यादा अकेला लगता है। एन फेल्ट लोनली एंड डिड नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड्स, उनका कोई भी बहुत सच्चा मित्र नहीं है टू शेयर हर फीलिंग्स, जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। She wanted to write her thoughts in secrets in a diary because she could confide more in it। ठीक है, तो वो क्या बताया गया है कि she wanted to write her thoughts, अपने जो भी विचार हैं उसको वो लिखना चाहती थी, and secrets in a diary because she could confide more in it। तो केस ये है कि वो चाहती थी कि कोई रियल फ्रेंड होता तो उससे मैं सारे थॉट शेयर कर लेती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको बहुत ज्यादा अकेले लगता था और उनका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने थॉट्स शेयर कर सकें। तो वो डिसाइड करती हैं कि मैं डायरी बनाऊंगी, डायरी को ही अपना
बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी, उसका नेम रखती हैं वो किटी, और सारे थॉट्स, अपनी जो भी फीलिंग्स रहती है, अपने सारे सीक्रेट्स रहते हैं, वो अपनी डायरी में लिखती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से वो सोचती हैं कि ये बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी जो डायरी है वो बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। इट्स ओके कि मेरे पास कुछ रियल फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन ये डायरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन सकती है, और जो भी मेरे सारे थॉट्स हैं, मेरे सारे सीक्रेट्स हैं, मैं इस डायरी को बताऊंगी, ठीक है। तो यही रीजन रहता है कि हमारी जो एन है वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती है, क्योंकि उनका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं होता है, and felt lonely and did not have any real friends to share her feelings। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उनके पास रियल फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं कि इसको ही मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी और सारे थॉट्स, सारे सीक्रेट्स इससे शेयर करूंगी। नेक्स्ट है हमारा नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर्स, है ना। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है। तो अपार्थाइड की बात की गई है, हम बोलते हैं ना रंग भेद की नीति, उसको बोला जाता है अपार्थाइड। रंग भेद की नीति मतलब रंग के बेसिस पे, रंग के आधार पर आप लोगों को अलग तरीके से, हम बोलते हैं, ट्रीट करते हो। जैसे आप काले हो तो आप उतने इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हो, अगर आप गोरे हो तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उससे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, कि जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने रंग भेद की जो नीति थी उसके अगेंस्ट में फाइट क्यों किया, ठीक है, उसके विरोध में फाइट उन्होंने क्यों की, उसके विरोध में उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी, ये हमारा क्वेश्चन है। सो नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड बिकॉज he wanted equal rights and freedom for all people in South Africa। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो सबको इस धरती पे पैदा किया गया है ना, तो ये धरती सभी की हो गई ना। तो अब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तुम हमसे कम हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम ज्यादा सुपीरियर हैं? नो, क्योंकि भगवान ने तो इसी धरती पे हम सबको यहीं पे पैदा किया है ना। सो एग्जैक्टली ये धरती पे हमारा भी उतना ही हिस्सा बनता है, उतनी ही रिस्पेक्ट हम भी डिजर्व करते हैं, वो वाली बात आती है। तो क्या था कि नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड, कि जो हमारे नेल्सन मंडेला है उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके अगेंस्ट में, अपार्थाइड के अगेंस्ट में, बिकॉज ही वॉन्टेड इक्वल राइट्स, वो चाहते थे कि इक्वल राइट्स दिए जाएं, बराबर अधिकार दिए जाएं, एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल इन साउथ अफ्रीका, कि इक्वल राइट्स दिए जाएं और आजादी दी जाए, ठीक है, फॉर ऑल पीपल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सारे लोगों को। क्योंकि ऐसा था साउथ अफ्रीका में कि जो लोग व्हाइट्स थे वो लोग रूल करते थे और उनको लगता था कि हम सुपीरियर हैं, है ना, हम लोग सुपीरियर हैं और हम तुम पे रूल करेंगे और तुम्हें सारी आजादी नहीं है क्योंकि तुम काले हो। तो हमारे जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो वो ये बोलते थे कि सभी लोग सेम है, सभी की ये धरती है, तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। ही बिलीव्ड एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कलर शुड लिव टुगेदर पीसफुली, है ना, उनका ये विश्वास था, उनका ये मानना था कि एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कलर, बोलते हैं कि भले ही वो किसी भी कलर के हों, काले हों, गोरे हों, कैसे भी हों, है ना, ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। सो रिगार्डलेस ऑफ द कलर शुड लिव टुगेदर पीसफुली, कि भैया सभी लोगों को बहुत अच्छे से मिलके शांति से रहना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता, है ना। रिगार्डलेस ऑफ कलर मतलब कि ये नहीं कि कलर के बेसिस पे सब लोग अपने आप को सुपीरियर बताएं, है ना, किसी को इंफीरियर बताएं, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सारे लोग नहीं मैटर करता कि वो किस कलर के हैं, कि वो काले हैं, गोरे हैं, सभी लोगों को आपस में मिलके एकदम शांति से रहना चाहिए। इसलिए जो हमारे नेल्सन मंडेला रहते हैं वो इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कि भैया आप लोग जो ब्लैक पीपल को इंफीरियर कंसिडर कर रहे हैं, उनको राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, और नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट स्किन कलर, ब्लैक और व्हाइट, सच में ये बस स्किन कलर है। आप किसी की क्वालिटीज को अप्रिशिएट कीजिए कि वो कैसे बोलना सीख रहा है, कैसे अपना काम कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है, वो सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि वो हम खुद सीखते हैं। लेकिन जो चीज हमें इनहेरिटेड मिली है ना, इनहेरिटेंस से मिली, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो उस बेसिस पे हम कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वल राइट्स दिए जाए और फ्रीडम दी जाए, और सब लोग, है ना, कलर को साइड में रख के, है ना, कलर के बेसिस पे ना किसी को ट्रीट करते हुए अच्छे से शांति से रहें। इसलिए उन्होंने फाइट की थी इक्वल फ्रीडम के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, है ना। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि वो चाहते थे इक्वल राइट्स मिले और फ्रीडम मिले। इसको ध्यान में रखना है, इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है। वो चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले और फ्रीडम मिले। नेक्स्ट, ओके,
सो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो 3 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्या रहता है कि एग्जैक्टली वो एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, पूरा रीजन, पूरी स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर ये करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ भी लिख दो, कुछ भी क्यों ही लिख रहे हो, जब स्टोरी पता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़े से लेंदी रहेंगे आंसर्स, बट ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली ऐसे लिख के आना है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सब बातें हमारे आंसर्स में होनी चाहिए, ठीक है। सो हाउ डज लेंचोस फेथ इन गॉड मेक द स्टोरी स्पेशल, ठीक है, ये जो हमारी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उस स्टोरी को हमारा जो लेंचो है उसका इतना ज़्यादा विश्वास है गॉड पे, ये बात कैसे स्पेशल बनाती है, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम इट, और क्या लेसन है, क्या एक सीख है जो हम इस चैप्टर से लेते हैं, ठीक है। सो लेंचोस फेथ इन गॉड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फेथ था ऑफ कोर्स। जैसे आज की अगर हम बात करें, मैं बोलूँ कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं भगवान को लेटर लिख देती हूँ और वो मुझे पैसे दे देंगे, तो हार्डली हम ये करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हम विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे लेंचो को इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसको लगता था कि हाँ मैं लेटर लिखूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं भगवान से डिमांड करूंगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और भगवान मेरी हेल्प कर भी देंगे। उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे, इसलिए उसने लेटर लिखा भी, ऐसा ही नहीं कि बस उसने लेटर लिख दिया, नहीं, उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना, वो हमारे लेंचो को था, ठीक है। सो लेंचोज फेथ इन गॉड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो हमारा लेंचो था उसका जो विश्वास था भगवान पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट, he believes that only God can help him when his crops are destroyed by hailstorm, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि देखो अभी जो समय है ये हेल स्टॉर्म की वजह से, ये इतने ज़्यादा ओले गिरे हैं, उसकी वजह से मेरी क्रॉप पूरी तरीके से खराब हो गई, मेरी जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है, तो इस कंडीशन में बस भगवान ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो ही बिलीव्स दैट ओनली गॉड, है ना, कि बस भगवान ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ओनली गॉड कैन हेल्प हिम व्हेन हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड by hailstorm. He writes a letter to God for help and waits for an answer. Even when the post office workers send him money, Lencho thinks God sent it. ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो लेंचो है ना वो लेटर लिखता है गॉड को कि चलो लेटर लिख देता हूँ कि हाँ देखो भगवान ये ना क्रॉप खराब हो गई है एक्चुअली ये हेल स्टॉर्म की वजह से, तो आप मुझे क्या करो पैसे भेज दो, ठीक है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को लेटर लिखता है किसके लिए, हेल्प के लिए, कि आप मेरी मदद कर दीजिए, एंड वेट फॉर एन आंसर, और वेट भी करता है कि हाँ ठीक है मैंने लेटर लिख दिया है भगवान को, फिर वहां से आंसर आ जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे और साल बहुत ही अच्छे से बीत जाएगा, ठीक है। तो एक लेटर लिखता है और वेट करता है आंसर के लिए। इवन व्हेन द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स सेंड हिम मनी, ठीक है, तो पैसे किसके द्वारा भेजे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस वर्कर्स को ऐसा लगता है कि देखो इतना ज्यादा विश्वास है इसको भगवान पे और ये परेशानी में है, तो क्यों ना हम ही इसकी हेल्प करें। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स। इवन व्हेन द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स सेंड हिम मनी, लेंचो थिंक्स गॉड सेंट इट, कि पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के द्वारा वो पैसे भेजे जाते हैं, पर हमारे लेंचो को लगता है कि जरूरी भगवान ने ही भेजे होंगे, ऑफ कोर्स ये जो पैसे हैं वो भगवान ने ही मुझे भेजे होंगे। ही सिंपल एंड ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा सरल एकदम ईमानदार इंसान रहता है, बट ही डज नॉट ट्रस्ट पीपल, उसको लोगों पे लेकिन बिल्कुल विश्वास नहीं होता, विच इज़ फनी। सो दिस स्टोरी टीचर्स टू हैव होप एंड फेथ, ये जो कहानी है हमें वो ये सिखाती है कि हमें आशा हमेशा रखनी चाहिए, बोलते हैं ना उम्मीद की किरण, होप बोलते हैं ना कि होप इज द ओनली थिंग, है ना, होप इज द ओनली थिंग। सो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि एक होप ही है वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर बना देती है, कि आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक होप रखोगे ना तो आप कुछ पॉजिटिव देख पाओगे आगे आउटकम में, ठीक है। सो दिस स्टोरी टीचर्स अस टू हैव होप एंड फेथ, ये जो कहानी हमें सिखाती है कि हमें होप रखनी चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए, बट ऑल्सो टू अप्रिशिएट हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड अस। बट इसके साथ साथ अगर हमें अपने मतलब लोग भी हेल्प करें तो उस चीज़ की भी क्या करना चाहिए, सराहना करना चाहिए। अब ये नहीं कि हमें बस भगवान पे ही विश्वास है, इंसानों पे नहीं है ना, बोलते हैं ना कि इंसानों में भी तो भगवान का वास है ना, सब लोगों के दिलों के अंदर भी तो भगवान है ना। सो वो वाली बात चल रही है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आसपास के लोग हमारी हेल्प करें तो। इट रिमाइंड्स अस टू ट्रस्ट बोथ गॉड एंड ह्यूमन काइंडनेस, है ना। तो ये जो चैप्टर है वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमें दोनों चीज़ों पर विश्वास रखना है ना, इंसान की दया पे भी और भगवान की दया पे भी। हाँ कि अच्छा ही है, अभी भी अच्छा ही है। जैसे देखा जाए कि हमें लग रहा है नहीं अच्छा ही नहीं है, तो क्या आप अच्छे नहीं हो ना, ऐसा कुछ है क्या? अगर आपको लग रहा है कि अच्छाई तो बची ही नहीं तो आप भी अच्छे नहीं हो क्या? इतना तो लगता ही होगा ना कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ,
तो अपनी अच्छाई के बारे में पता है ना, तो सबको अपनी अच्छाई के बारे में पता है। तो अगर आप अच्छे हो ना, तो आसपास भी लोग अच्छे हैं। तो चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें इंसान जो हमारे ह्यूमन काइंडनेस है और गॉड की काइंडनेस है, दोनों पे विश्वास हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन ऐसा है कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जब बात आती है तो थोड़ा डिटेल आंसर आपको प्रोवाइड कराना होता है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप टॉपिक से भटके ना और एग्जैक्टली आंसर लिखें। एक बार इसको देखेंगे कि जो हमारा लेंचो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रहता है गॉड पे, और उसको विश्वास रहता है कि भैया ये जो मेरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुई हैं उसमें बस भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वो लेटर लिखता है, वो वेट करता है कि हाँ आंसर आएगा। तो उसके बीच में जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसकी हेल्प करते हैं लेंचो की, इसको ज़रूरत है। तब भी हमारे लेंचो को लगता है कि ये पैसे भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, सो ही सिंपल एंड ऑनेस्ट, बट ऐसा रहता है कि उसको इंसानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता, क्योंकि जब उसको लगता है ना कि हाँ मैंने 100 पैसों की डिमांड की थी बट ये तो बस 70 पैसों हैं, तो उसको लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने चुरा लिए होंगे पक्का, क्योंकि भगवान की कैलकुलेशन में थोड़ी ना गलती होगी, भगवान तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 100 पैसों ही भेजे होंगे, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। तो उसको लगता है कि नहीं पक्का इन लोगों ने ही मेरे पैसे चुराए होंगे। तो वो फिर से लेटर लिखता है और डिमांड करता है कि मुझे बाकी पैसे भी दे दो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, बस ये मेंशन करना है कि हमें भगवान के साथ साथ लोगों को भी विश्वास करना चाहिए, और अगर लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सो बोलते हैं कि दोनों की काइंडनेस पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रहना तो इसी दुनिया में है ना, तो अच्छा ही तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये आंसर यहाँ पे डिस्कस किया। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ द यंग सीगल फर्स्ट फ्लाइट एंड द लेसन इट टीचेस। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी थोड़ी स्टोरी लिखनी है कि ओवरऑल स्टोरी में क्या बताया गया है, और उसका मैसेज हमें यहाँ पे लिखना है कि आखिर ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज स्कैर्ड टू फ्लाई। सो जो हमारा यंग सीगल रहता है उसको उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी तक उसने कभी भी अपनी उड़ान भरी नहीं है, उसने उड़ना सीखा नहीं है। सो वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड रहता है उड़ने से। द यंग सीगल वॉज स्कैर्ड टू फ्लाई, बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है। ठीक है, ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको क्या लगता है कि उसके जो पंख है ना उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले, है ना। सो ऐसे ही रहता है कि बोलते हैं ना कि हमें हमारे भी पंख हैं बट हमें दिखाई नहीं देते, अगर हम मेहनत करेंगे ना तो दिखने लगेंगे कि हाँ पंख तो है, उड़ान तो हम भी भर सकते हैं। तो ये केस इसके साथ है कि उसको लगता है ये जो मेरे पंख है ना ये मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले। ठीक है, एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, तो जब भी वो उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो उसके ये जो पंख है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे उसको, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो गिर जाएगा। ठीक है, और उसको मतलब वो समुद्र में जाके गिर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसको लगता है। सो द यंग सीगल वाज स्कैर्ड टू फ्लाई, ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको लगता है कि ये जो मेरे पंख है वो मेरा साथ नहीं देने वाले, और इसकी वजह से जैसे ही मैं उड़ने का ट्राई करूंगा मैं जाके समुद्र में गिर जाऊंगा। ठीक है, ऐसा उनको लगता है। हिज फैमिली इनकरेज्ड हिम, तो उनकी जो फैमिली रहती है वो उनको इनकरेज करती है कि हाँ तुम कर सकते हो, उड़ने का ट्राई करो, इस तरीके से। बट ही वॉज टू अफ्रेड, है ना, अफ्रेड मतलब भयभीत होना, डर लगना किसी चीज से। पर वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं उड़ पाऊंगा मैं जैसे ही उड़ने का ट्राई करूंगा मैं तो जाके समुद्र में गिर जाऊंगा, जबकि फैमिली है बचाने के लिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, सो ही वॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग हैप्पीली, वो देखते हैं कि उनके जो ब्रदर्स हैं और उनके सिस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रहे हैं आसमान में, और बहुत सक्सेसफुली फ्लाई कर रहे हैं, बट ये अपनी उड़ान नहीं भर पाते। ठीक है, सो एट लास्ट हंगर फोर्स हिम टू जंप फ्रॉम द रॉक, है ना, और लास्ट में क्या होता है कि इनके पेरेंट्स इनको अकेला छोड़ देते हैं कि देखो तुम उड़ोगे नहीं ना तो खाने के लिए नहीं देंगे, अब तुम देख लो अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से मैनेज कर लो, हम नहीं जानते, हम नहीं देने वाले खाना खाने के लिए। ऐसा रहता है कि जब बच्चे बहुत सीरियस नहीं होते ना अपनी लाइफ को लेके, तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि अब अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, तुम खुद देख लेना, हम नहीं देने वाले तुम्हें पैसे, अपने हिसाब से मैनेज करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सो इसी तरीके से इनके पेरेंट्स भी इनको भूखा छोड़ देते हैं, सीगल के जो पेरेंट्स रहते हैं बोलते देखो अब तुम्हें खाना खाना है ना तुम खुद ही मैनेज करना, हम नहीं ला के देने वाले। ठीक है, सो हंगर फोर्स्ड हिम टू जंप फ्रॉम द रॉक, है ना, तो इतना ज्यादा भूखे रहते हैं 1-2 दिन से कि हंगरी होने की वजह से, है ना, ये जो भूख रहती है उसके कारण वो क्या कर देते हैं, रॉक से जंप कर देते हैं। एंड ही डिस्कवर्ड ही कुड फ्लाई, है ना, और फिर इस बात की डिस्कवरी होती है कि हाँ मैं उड़ भी सकता हूँ, अच्छा ये पंख साथ दे रहे हैं, ओके मैं ही डाउट कर रहा था इनको। ठीक है, सो वही वाली बात रहती है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं ना, हमें लगता है नहीं भैया हमसे तो होगा ही नहीं, सबसे बड़े डाउट हम ही हैं। लेकिन जब करने की बात आती है तो प्रैक्टिस, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एकदम परफेक्टनेस होके एकदम पैदा नहीं होता है ना, मिस्टर परफेक्ट मिस परफेक्ट इस तरीके से कोई भी पैदा नहीं होता।
बट वो तो आपके एफर्ट्स हैं कि जितना आप काम करने में अपने एफर्ट्स लगाते जाओगे आप बेहतर होते जाओगे। सो इसी तरीके से कि जैसे ही इनके पेरेंट्स इनको भूखा छोड़ देते हैं और हम बोलते हैं कि हंगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हंगर बहुत बड़ा फोर्स की तरह काम करती है ना। सो इसी तरीके से इतने टाइम से हंग्री रहते हैं और फाइनली रॉक से जंप कर जाते हैं एंड ही डिस्कवर्ड ही कुड फ्लाई। फिर उनको पता चलता है अच्छा मैं उड़ भी सकता हूँ, ओके ठीक है। सो ही वॉज हैप्पी एंड प्राउड, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो खुद की, ओके फाइनली आई मेड इट, है ना, कि मैंने अपनी उड़ान भरी, अपनी फर्स्ट फ्लाइट मैंने कंप्लीट की, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी मस्ट बी ब्रेव एंड ट्राई न्यू थिंग्स, है ना, कि हमें ब्रेव होना चाहिए, हमें बहादुर होना चाहिए और नई चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इवन वी आर स्कैर्ड एट फर्स्ट, कि भले ही हमें स्टार्टिंग में उस चीज से डर लगता है लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हो सकता है कि उसको करने के बाद शायद अच्छा लगे, ठीक है। तो हमें ब्रेव होना चाहिए, हमें बहादुर होना चाहिए और नई चीजों को ट्राई करना चाहिए भले ही हमें स्टार्टिंग में उसमें डर लगता हो। करेज हेल्प अस अचीव सक्सेस, कि ये जो करेज है, ये जो हिम्मत है ना, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है सफलता को हासिल करवाने में, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी और एक बहुत बड़ा लेसन था कि देखो भैया आप हिम्मत करो, है ना, आप करेज करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना, हिम्मत रखनी चाहिए, करेज करना चाहिए, ठीक है, इस बारे में है। सो ओवरऑल आंसर में यही बताया गया है कि हमें थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना था कि ओके स्टोरी में क्या है, तो हमने स्टोरी के बारे में बताया और लास्ट में लेसन पूछा गया था कि क्या लेसन ये जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है, तो हमने वो भी बताया। मैं ये बात फिर से बोलूंगी कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़िए, है ना, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो आंसर नहीं अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। तो मेक श्योर ये करना है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और पूछना है कि अच्छा पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली मुझे लिखना क्या है, तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना कि क्या लिखना है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। सो जैसे बोला गया है कि स्टोरी ऑफ द यंग सीगल, तो पहले हमें उसकी स्टोरी के बारे में बतानी है और फिर लेसन क्या है एग्जैक्टली ये जो स्टोरी है वो हमें क्या लेसन देना चाहती है। तो हमने ब्रीफ में थोड़ी सी स्टोरी बता दी कि ऐसा ऐसा होता है कि उसको डर लगता है उड़ने से, उसको लगता है कि उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, पर फाइनली हंग्री होने की वजह से वो रॉक से जंप कर जाता है और फिर उसको पता चलता है कि हाँ वो फ्लाई कर सकता है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है खुद पे कि हाँ मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पे कंप्लीट की। और ये जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि हमें नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, भले ही हमें डर लगे लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, थोड़ी सी ब्रेव बन के रहना चाहिए, थोड़ा सा बहादुर बन के रहना चाहिए। और ये जो करेज है कि हम करना चाहते हैं न्यू चीज़ों को, है ना, तो न्यू चीज़ों को जब हम ट्राई करते हैं तो हमने करेज की कि हाँ हम हिम्मत बढ़ा रहे हैं अपनी। तो इसी कारण बोला गया है कि करेज हेल्प अस अचीव सक्सेस, कि जो करेज है, ये जो हिम्मत है ना, वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं किसी भी सफलता को हासिल करवाने में। ओके ठीक है, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग वाला डिस्कस कर लिया, आगे करेंगे। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट इन द स्टॉर्म, ठीक है, कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन रहता है, चैप्टर का नेम ही क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कैसे मदद करता है किसकी, हमारे पायलट की उस स्टॉर्म में, ठीक है, कि जिस भी स्टॉर्म में, जिस भी चक्रवात में हमारे जो पायलट है वो फंस गए थे, तो उसमें उनकी ब्लैक एरोप्लेन ने क्या मदद की। नेक्स्ट, वाई इज इट अ मिस्ट्री, और ये काइंड ऑफ एक रहस्य क्यों है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी काइंड ऑफ ये चीज क्लियर ही नहीं हुई, अच्छा वो ब्लैक एरोप्लेन था कौन आखिर, कि हमारे पायलट को लगता है कि कोई ब्लैक एरोप्लेन है और उसके पायलट ने मेरी मदद की। सो हम लोग भी इस चीज को लेके काइंड ऑफ एकदम ऐसे मिस्ट्री फील करते हैं कि अच्छा था कौन, वो कौन सा एरोप्लेन था, उसके बारे में हमें कुछ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से ब्लैक एरोप्लेन ने हमारे पायलट की हेल्प की उस स्टॉर्म में, एंड व्हाई इज इट अ मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री क्यों है, ठीक है। सो द पायलट इन द स्टोरी वाज फ्लाइंग एट नाइट, तो जो हमारे पायलट हैं, ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी हमें यहाँ पे बताई गई उसमें जो हमारे पायलट है वो क्या करते हैं, वो रात में फ्लाई करते हैं, ठीक है। सो वाज फ्लाइंग एट नाइट एंड फेस्ड बैड वेदर, ठीक है, कि वो अपना रात में अपनी फ्लाइट कंप्लीट करते हैं और क्या होता है कि बैड वेदर के कारण वो काइंड ऑफ स्टॉर्म्स में फंस जाते हैं, ठीक है। सो द पायलट इन द स्टोरी वाज फ्लाइंग एट नाइट एंड फेस्ड बैड वेदर, सो प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, ठीक है। सो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरा पहले चेक करते हैं कि हाँ सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है तभी टेक ऑफ होता है प्लेन। तो प्लेन टेक ऑफ होता है उसके पहले सारे इंस्ट्रूमेंट चेक किए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे भी स्टॉर्म के अंदर ये एंटर करते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने बंद कर देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स काम ही नहीं करेंगे तो ये अपनी फ्लाइट कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। सो वो वाली बात रहती है कि प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग, और उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता उस टाइम पे, कि आसपास एकदम चारों तरफ एकदम काला काला अंधेरा हो जाता है, ठीक है।
शी कुड नॉट सी एनीथिंग, कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता है। सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, और क्या होता है कि धीरे से एक ब्लैक एरोप्लेन वहां पे अपीयर होता है, उनको दिखता है, एंड गाइडेड हिम सेफली टू द एयरपोर्ट, है ना, उनको गाइड करता है कि देखो यहाँ से आओ। तो ये क्या करते हैं कि उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हैं, कि वो जहां जहां भी जाता है वहां पे इसको फॉलो करते हैं कि चलो ठीक है, अभी यहाँ तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, बोलते हैं ना कुछ नहीं से तो कुछ सही। सो एक 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 कहावत रहती है, बोलते हैं कि अरे यार, भागते भूत की पूंछ भली, ऐसा कुछ रहता है एग्जैक्टली exactly। मुझे नहीं पता है, बोलते ना कुछ नहीं से तो कुछ सही। तो ऐसा इनको लगता है कि अब यहाँ पे तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है इस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे ही चलते हैं, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। सो ये ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि ब्लैक एरोप्लेन उनको एयरपोर्ट तक अच्छे सेफली लैंड कराता है। सो व्हेन ही लैंडेड, जैसे ही ये लैंड करते हैं हमारे पायलट, ही लर्न फ्रॉम द एयरपोर्ट स्टाफ दैट नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, है ना, कि उनको एयरपोर्ट पे पता चलता है कि भैया कोई दूसरा प्लेन तो था ही नहीं, रडार पे कोई दूसरा प्लेन उस टाइम पे था ही नहीं, बस इनका ही प्लेन था। सो द ब्लैक एरोप्लेन वॉज अ मिस्ट्री, ये काइंड ऑफ मिस्ट्री है, नो वन नोज वेयर इट केम फ्रॉम, किसी को भी नहीं पता कहाँ से आया था, और हु वॉज फ्लाइंग इट, और कौन उसको उड़ा रहा था उस एरोप्लेन को। सो द स्टोरी शोज दैट समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हेल्प सेव्स अस, है ना, तो ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प, अब इनको नहीं पता था कि वहां पे आसमान में कौन इनकी मदद करने के लिए आ रहा है, लेकिन काइंड ऑफ ये ब्लैक एरोप्लेन ने इनकी हेल्प की और ये फाइनली बच गए, ठीक है। सो ये थोड़ा सा केयरलेसनेस को भी बताता है कि इनके पास एक चांस था कि ये रिटर्न जा सकते थे, लेकिन अपनी डिजायर्स के पीछे कि नहीं मुझे तो जाना है भैया, मुझे ब्रेकफास्ट करना है अपनी फैमिली के साथ, तो ये रिस्क लेते हैं और उस ब्लैक क्लाउड में एंटर कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, एक सिंपल सी बात है कि हम वैसे ही जो भी लाइफ जी रहे हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो खुद से दिक्कतें क्यों बढ़ानी है। लाइफ वैसे ही लगती है कि टफ है, तो फिर खुद से क्यों दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सेफली प्ले करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हमें लाइफ में चाहिए नहीं। तो ये है कि जब आपको सामने ही परेशानी दिख रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि नई चीजें ट्राई मत करो, करो नई चीजें ट्राई, लेकिन जब दिक्कत सामने ही दिख रही है तो किसने बोला है कि आप जाके उसी में सर मारो, है ना। तो वो वाला केस है कि इनको वहां पे स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखते हैं, लेकिन स्टिल ये क्या करते हैं कि जाके सोचते हैं कि नहीं मुझे तो अपने घर वालों के साथ जाके ब्रेकफास्ट करना है ना, एकदम इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, फैमिली के साथ में चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो स्टॉर्मी क्लाउड्स में अपने प्लेन को एंटर करा देते हैं। तो यही वाली बात है कि आपको सामने दिक्कत दिख रही है तो उससे तो प्ले सेफ, है ना, कि थोड़ा सा बच के रखो, बी केयरफुल अबाउट दैट, कि ये नहीं कि नहीं हम तो बस हमें तो घर जाके वो ब्रेकफास्ट करना है। सो थोड़ा सा केयरलेसनेस को भी बताया गया कि अपनी डिजायर्स को भी थोड़ा सा हम बोलते हैं प्रिकॉशंस के साथ चीजों को थोड़ा सा डील करना चाहिए, ये नहीं अपनी डिजायर्स के पीछे कुछ नहीं जाके सर ही मान लिया एकदम जाके पत्थर में, वो वाला केस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वाई डिड एनी फ्रैंक फील लोनली एंड हाउ डिड हर डायरी हेल्प हर, कि हमारी जो एन फ्रैंक थी उनको अकेला क्यों लगता था, है ना, लोनली लगता था उनको, बहुत ज्यादा अकेले अकेला लगता था। वो 13 साल की बच्ची है, बस बहुत बड़ी भी नहीं है, 13 साल की बच्ची को अकेला लग रहा है, वो भी अभी के टाइम की बात नहीं चल रही, बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है, ठीक है। सो वाई डिड एन फ्रैंक फील लोनली एंड हाउ डिड हर डायरी हेल्प हर, व्हाट डज हर स्टोरी टीचर्स, है ना, कि उनकी स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है यहाँ पे। सो एन फ्रैंक लिव ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है ना, हम बोलते हैं द्वितीय द्वितीय बोलती है, द्वितीय विश्व युद्ध बोलते हैं ना, उसकी बात चल रही है। एन फ्रैंक लिव ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हैड टू स्टे हिडन विद हर फैमिली टू स्केप द नाजीज, है ना, तो नाजीज से बचने के लिए ना उनको छिपके रहना पड़ता था। जैसे मैं बोलूं कि हाँ कहीं कुछ भी आसपास कोई घटना हो जाए, तुम क्या करेंगे, चलो सेफली घर के अंदर रहते हैं। सो यही केस इनके साथ था कि नाजियों से बचने के लिए ये अपने घर में छुप के रहा करते थे, और छुप के रहा करते थे तो यहाँ पे इनका कोई भी दोस्त नहीं था, तो इनको बहुत ज्यादा अकेले लगता था और छुप के रहना पड़ता था, बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो वो वाला केस यहाँ पे बताया गया है कि एन फ्रैंक लिव ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड had to stay hidden with her family to escape the Nazis, है ना, तो नाजीज से बचने के लिए उनको छुप के रहना पड़ता था। She felt lonely because she did not have a real friend to share her feelings, है ना, तो वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती थी क्योंकि उनका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, अपने विचार शेयर कर सके, उसको बता सके, ठीक है। सो she felt lonely because she did not have a real friend to share her feelings with. एनी स्टार्टेड राइटिंग इन हर डायरी, है ना, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो डायरी ही लिखते हैं, फ्रेंड तो है नहीं तो जो डायरी है उसको ही बता देते हैं सब बातें, ठीक है, एटलीस्ट अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है। सो एनी स्टार्टेड राइटिंग इन हर डायरी विच शी नेम किटी, और उसका नेम क्या रखा उन्होंने, किटी,
ठीक है। सो किटी कोई कैट नहीं है यहाँ पे, किटी डायरी का नेम है। ओके, हमारी जो एन फ्रैंक की डायरी है ना उसका नेम किटी है ना। ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि क्या नेम था उनकी डायरी का, तो उनकी डायरी का नेम किटी था। एंड ट्रीटेड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड, और इसी डायरी को वो कैसे ट्रीट किया करती थी कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, ये जो मेरी डायरी है वो क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और इसी को सब बातें जो भी मेरे माइंड में है वो मैं बताऊंगी। ठीक है। सो द डायरी गेव हर कंफर्ट एंड हेल्प हर एक्सप्रेस हर थॉट्स, है ना, कि ये जो डायरी है वो उनको कंफर्ट दिया करती थी और वो अपने सारे थॉट्स इससे क्या कर पाती थी, शेयर भी कर पाती थी। और ऑफ कोर्स हमें ये लगता है कि हमें एक दोस्त मिल जाए जिससे हम सारी बातें कर सके, है ना, मेरी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन जाए जिससे मैं सारी बातें करूँ, जो भी है सारी चुगली कर लूँ, जो भी बातें करनी है ना, ज्यादा बातें हम दिमाग में नहीं रख सकते ना, तो सारी बातें कर लूँ। तो इसी तरीके से इनको कोई फ्रेंड तो नहीं मिला क्योंकि ये घर में छुप के इनको रहना पड़ता था, बट इन्होंने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया तो सारी बातें उससे शेयर करती थी। फियर्स एंड होप्स, है ना, जो भी चीज उनको डर लगता था, जो भी उनकी होप्स थी, वो सारी बातें मुझसे शेयर किया करती थी। एंड स्टोरी टीचेस अस अबाउट होप, करेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स स्पेशली ड्यूरिंग टफ टाइम्स, है ना। तो जो हमारी एन की स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है यहाँ पे, वो हमें सिखाती है होप के बारे में और करेज के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स स्पेशली ड्यूरिंग टफ टाइम्स, है ना। तो ये 2-3 बातें जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारी स्टोरीज हमें क्यों बताई जा रही हैं, ऑफकोर्स हमें कोई लेसन दिया जा रहा है तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसी भी स्टोरी का मैसेज क्या है। ओके, सो मैसेज क्या है इस स्टोरी का, कि ये जो स्टोरी है हमारी एन फ्रैंक की वो हमें सिखाती है कि होप रखनी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग स्पेशली ड्यूरिंग टफ टाइम्स, की ठीक है दिक्कत होगी, परेशानियां होंगी, है ना, बोलते ना मुसीबत तो आती ही रहेगी, है ना, जिंदगी है, मुसीबत तो आती ही रहेगी, बट आपको क्या करना है कि बिकम एक्सप्रेसिव, है ना, अपनी चीजों को शेयर करो, बताओ। सो इसी तरीके से उन्होंने अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का एक जरिया ढूंढ लिया, पता है। और एक बात ये भी है कि अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स है ना तो आप बहुत अच्छा लिख नहीं पाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि एन फ्रैंक के साथ यही था कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे नहीं, वो उनको अकेला लगता था, इसलिए वो इतनी अच्छी राइटर बनी कि उनकी डायरी इतनी ज्यादा फेमस हुई। सो ये रहता है कि जब आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए लोग नहीं होते ना तो आप बहुत अच्छे राइटर बन जाते हो, क्योंकि इमोशंस कहीं तो निकलेंगे, है ना। सो पोम्स में निकलेंगे, आपकी स्टोरीज में निकलेंगे, आप डायरी में लिखोगे उसमें निकलेंगे। सो ये रहता है कि अगर लोग ज्यादा है तो सब कुछ ही आप एक्सप्रेस कर दोगे, सब कुछ ही बता दोगे, लेकिन अगर आपके पास लोग कम है ना तो देखना है आपके अंदर का जो राइटर है ना वो जिंदा हो जाएगा एकदम, कि नहीं, है ना, अब तो कुछ लिखना है। सो इसलिए इनकी राइटिंग इतनी फेमस भी हुई, डायरी इतनी ज्यादा फेमस भी हुई क्योंकि इनके पास फ्रेंड्स नहीं थे, तो बहुत अच्छी डायरी इन्होंने लिखी। और इस डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिले, उम्मीद, कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें करेज रखना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, अब वो माहौल बदल गया है ना जब बातों को अंदर ही रखा जाए, है ना, एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसा नहीं सबको, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन रिलायबल है तो जस्ट शेयर, है ना, शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट चेंज डज द डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग इन द पोइट्स मूड एंड व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है वही सेम वाला कि अच्छा ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसमें हमारे पोएट के मूड में क्या बदलाव आते हैं और जो पोएम है वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है। सिंपल, व्हाट चेंज डज द डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग इन पोइट्स मूड एंड व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव। ठीक है, सो हम इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है तो इसका आंसर देखेंगे। The poet was having a bad day. Of course, he was having a bad day. उनका दिन खराब जा रहा था, ठीक है, and was upset, और बहुत ज्यादा उदास थे वो। हम लोग भी तो सैड बीइंग्स होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। ठीक है, सो मेक श्योर करना है कि लाइफ बहुत छोटी है और हंसते रहना है और हंसाते रहना है। सो द पोएट वाज हैविंग अ बैड डे एंड वाज अपसेट सडनली। अब देखो ये कौवा है, कौवे ने खुश कर दिया हमारे पोएट को, तो हम तो इंसान है। ओके, सो सडनली अ क्रो शेक्स सम स्नो ऑन टू हिम फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रो क्या होता है कि एक जो कौवा रहता है वो ऐसे पेड़ की डाल पर बैठा होता है, ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा अपने पंख को फड़फड़ाता है, उसकी वजह से क्या होता है पेड़ पर से कुछ स्नो रहती है वो हमारे पोइट के ऊपर आके गिर जाती है। ठीक है, और किस पे बैठा हुआ है हमारा कौवा, कौवा बैठा हुआ है एक हेमलॉक ट्री पे। ठीक है, अब बात ये है कि जो हमारा हेमलॉक ट्री रहता है वो बहुत ज्यादा जहरीला रहता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस रहता है, और अगर बात करें क्रो की तो क्रो भी बैड ओमेन ही माना जाता है ना। दोनों क्या है कि मतलब दोनों ही ऐसा माना जाता है कि आउट ऑफ सुपरस्टिशन से कंसिडर किया जाता है कि दोनों ही सही नहीं होते, अच्छी चीजें लाइफ में नहीं लेके आते, नेगेटिविटी को शो करते हैं। ठीक है, सो ये बताया गया है कि इन दोनों चीजों को नेगेटिव माना जाता है। हमारे एक पोइट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये देना चाहते हैं कि देखो
क्रो को भी ऐसा माना जाता है कि वो बैड ओमेन लेके आता है। और अगर हम बात करें हेमलॉक ट्री की, तो वो पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, उसको भी ऐसा माना जाता है कि वो भी क्या लाता है, बैड लक लेके आता है। लेकिन इन दोनों ही चीजों ने मेरा दिन बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है, कि मेरा दिन बहुत ज्यादा खराब जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा उदास था, तो क्या किया कि इस क्रो की वजह से, कि क्रो ने जैसे ही अपने विंग्स को फ्लैप किया तो थोड़ी सी स्नो मेरे ऊपर आके गिरी और मेरा मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया। So suddenly a crow shakes some snow onto him from a hemlock tree. This small event changes the poet's mood, है ना। एक छोटी सी ये जो घटना है उससे हमारे पोएट का मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, सैड टू हैप्पी। वो बहुत ज्यादा सैड थे पहले, वो फिर क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। He feels refreshed and positive, तो उनको बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं वो। The poem shows that even small things इन नेचर कैन ब्रिंग बिग चेंजेस, कि ये जो पोएम है वो हमें बता रही है कि देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकती है ना। तो कोशिश ये करनी है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है, आंसर लिखते टाइम छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो कुछ बड़ा कर लोगे, है ना, मतलब आंसर अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। So this poem shows that even small things in nature can bring big changes to our emotions, ठीक है, कि ये नेचर की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे इमोशंस में कितने ज्यादा बड़े बदलाव लेके आ सकती हैं। It teaches us to enjoy little moments and always stay hopeful, है ना, कि ये जो पोएम है वो हमें सिखाती है कि ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं इनको क्या करना है, एंजॉय करना है ना, जब भी मौका मिले खुश होने का बस खुश हो जाओ, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि it teaches us to enjoy little moments and always stay hopeful। हमें ये सिखाती है ये जो पोएम है कि छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना है और होप रखनी है, होप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, आगे भी हमने डिस्कस किया था, बट ठीक है थोड़ा डिटेल में इसका आंसर हमें लिखना था। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में अगर हमसे पूछ लिया गया तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन बाय फायर एंड आइज, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। सेम है ना, कि फायर एंड आइज से क्या मतलब है और क्या मैसेज है हमारी पोएम का। सो इन द पोएम फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना, लाइक एंगर, पैशन, डिजायर। देखो बहुत सारी फीलिंग्स बता दी, पहले स्पेसिफिकली डिजायर को मेंशन किया था, एग्जैक्टली डिजायर है, पर सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं, कि बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा डिजायर्स होना, ये सब क्या कर सकता है, इस दुनिया को खत्म कर सकता है, ठीक है। सो इन द पोएम फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना, कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहती हैं लाइक एंगर, पैशन, डिजायर। वाइल आइस मीन्स, आइस का क्या मतलब है, हेट एंड कोल्डनेस। कोल्डनेस का यही मतलब है कि बोलते हैं ना वो कोल्ड हार्टेड है, कि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा बुरा समझ ही नहीं आता, तो उसकी बात चल रही है। द पोएट सेज इधर फायर एंड आइस, सॉरी, इधर फायर और आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे जो पोएट है उनका ये कहना है कि देखो या तो फायर या तो आइस, बोलते हैं अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई ये चीजें, तो ये दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं, है ना, ये पूरी तरीके से दुनिया को खत्म कर सकती हैं। द मैसेज इज दैट अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन कॉज हार्म, है ना। मैसेज ये है कि देखो अगर डिजायर्स एकदम एंडलेस होती गई, है ना, कोई एंड ही नहीं है उनका, तो ऑफकोर्स ये दुनिया को खत्म कर देगी, चीजों को पाने की इच्छा खत्म कर देती है दुनिया को, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू ओनली ना, एक ही इंसान थोड़ी ना है जिसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही पूरी दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं, तो उनकी इच्छाएं ऑफकोर्स इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। तो बोला गया है कि ये जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं ये इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स फॉर अ पीसफुल लाइफ, कि देखो अगर शांति भरी जिंदगी जीनी है ना तो इमोशंस को, अपनी डिजायर्स को, अपनी हेटनेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भैया हमें तो अमीर आदमी बनना है बिल्कुल, है ना, जब तक हम खुद की याच ना खरीद ले तब तक तो बिल्कुल चैन ही नहीं मिलेगा। तो वो उसके बाद क्या करोगे, है ना, एक कार खरीदोगे, उसको चला लोगे, फिर दूसरी चला लोगे, फिर तीसरी, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि ये चीज तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो अल्टीमेट ये है कि हमें हमारी पीस ढूंढनी चाहिए छोटी छोटी चीजों में, है ना, क्योंकि हम कुछ भी कर ले फिर शांति नहीं मिलने वाली है। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया कि फायर एंड आइस का क्या मैसेज है, और फायर और आइस हमें यहाँ पे किस चीज को वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो फायर और आइस का हमने मतलब देख लिया, ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेनी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और सारी पोएम्स का भी मैसेज पता होना चाहिए, एग्जैक्टली हमारे पोएट जो हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम से। सो यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं हमारे
जो भी क्वार्टरली का सिलेबस है उससे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक बार इसको बहुत अच्छे से देखना है। ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छा आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।